नाउ वन बाय वन हम इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे और ये चीज़ क्या है ये देखेंगे। तो सबसे पहले इनेट तो बहुत सिंपल है, ठीक है, बाय बर्थ है। सो द बेसिस ऑफ द नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म इज द एबिलिटी टू, नाउ अब क्या है, जो इनेट इम्यूनिटी है ना वो एक ही चीज़ पे काम करती है। उसको पता होनी चाहिए कि कौन सी तो चीज़ मेरी दोस्त है, फ्रेंड है एंड फो, यानी कि एनिमी। तो कौन सी मेरी खुद की है और कौन सी है वो बाहर से आई है, फॉरेन की है, ठीक है। तो उसको बस इतना पता होना चाहिए कि ये पार्टिकल सेल्फ पार्टिकल है, मेरा बॉडी का खुद का पार्ट है या बाहर से आया है। तो विद नेचुरल इम्यूनिटी जो है वो इसी बेसिस पे काम करती है। तो आपके पास 3 नेचुरल इम्यूनिटीज़ हैं, वो किस तरीके से काम करेंगी। सबसे पहले बैरियर, बैरियर क्या होते हैं कि रोकना, ठीक है। तो आपका जो स्किन है, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, इट एक्ट एज द बैरियर, फिजिकल बैरियर का काम करता है। तो बाहर से तो स्किन हो गया और अंदर से हो गया आपका म्यूकस मेम्ब्रेन। इसके अलावा केमिकल बैरियर कौन से हो गए, जो आपकी जो बॉडी है जो सब्सटेंस खुद से सिक्रीट करती है, जैसे म्यूकस हो गया, राइट, सीबम हो गया, स्वेट हो गया। तो जो सिक्रीशंस निकलती है ना उनमें भी प्रॉपर्टी होती है जो सरफेस से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको किल कर देती हैं, क्योंकि एसिडिक होते हैं, पीएच कम होता है तो उनको किल कर देते हैं। सो दिस वाज द फिजिकल एंड केमिकल बैरियर। तो ये स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये बर्थ से ही आपके पास होती है ना, बाद में तो नहीं स्किन बनती, जब पैदा हो जाती है उसके बाद स्किन बनेगी, या कोई डिजीज़ होगी उसके बाद स्किन बनेगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बाय बर्थ आपके पास प्रेजेंट होती है। नाउ नेक्स्ट इज WBCs। इम्यूनिटी की बात करें और WBCs ना आए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आपके जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो भी आपके अंदर पहले से ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बीमार होते हो बाद में लिम्फोसाइट्स आ रहे हैं, नो। तो आपके सारे WBCs बाय बर्थ ही आपके पास प्रेजेंट होते हैं। तो दैट इज़ वाई दे कम इन नेचुरल इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी, मोर स्पेसिफिकली हम इनेट वर्ड यूज़ करेंगे, नेचुरल नहीं करेंगे क्योंकि कन्फ्यूज़ हो जाओगे। Now third is inflammatory response. Now how does inflammatory response work? Inflammation क्या चीज़ होती है? First of all, नाउ जब भी आपकी बॉडी कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट को एक्सपोज होती है तो उसके रिस्पॉन्स में ना हमारी बॉडी क्या है, कुछ साइंस शो करती है। वो डिफेंसिव साइंस है, वो अच्छे साइंस है। आई विल टेल यू कि अगर आपको चोट लगी तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पे रेडनेस हो जाती है ना, र्यूबर जिसको बोलते हैं, वहाँ स्वेलिंग हो जाती है, ट्यूमर, वहाँ थोड़ा सा गरम गरम हो जाता है, आसपास वाले एरिया का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसके कैलर बोलते हैं। फंक्शुअलेसिया, फंक्शुअलेसिया का मतलब क्या है, वहाँ उस पार्ट पे पर्टिकुलरली आप थोड़े दिन के लिए काम नहीं कर पाते। तो देयर इज़ र्यूबर, देयर इज़ कैलर, देयर इज़ डॉलर, ट्यूबर और फंक्शुअलेसिया। तो ये 5 साइंस हैं इन्फ्लेमेशन के। तो ये कभी भी चोट लगती है आपने खुद में नोटिस किया होगा। अब वहाँ आप कोई टेम्परेचर खुद से जाके तो नहीं बढ़ाते ना कि वहाँ रेडनेस क्यों आती है, आप तो जाके उसको रेड नहीं कर देते। तो ये बॉडी में कुछ खुद में ही ऐसी चेंजेस होती हैं कि वहाँ फटाफट सेल्स जाएंगी, ब्लड ज़्यादा जाएगा, तो वहाँ उससे क्या हो जाता है, ये 5 साइंस जो है वो आने शुरू हो जाते हैं। और धीरे धीरे आप देखो, चाहे आप बाहर से कोई ना भी दवाई लो, धीरे धीरे जो आपकी चोट है वो ठीक हो जाती है, ठीक है। सो ये वाला जो रिस्पॉन्स है ना, इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। ऑब्वियसली टाइम लगता है, बॉडी खुद से करेगी तो टाइम लगेगा, लेकिन बाहर से लेते हो तो ये प्रोसेस जल्दी हो जाता है, वरना टाइम से भी हो जाता है। तो हील तो करेगा ही करेगा, बॉडी अपने में है वो हील कराएगी ही कराएगी, पर वो किस तरीके से कराएगी यू डोंट नो। फॉर एग्जांपल अगर हम बोन की बात करें, ठीक है, बोन फ्रैक्चर हो गया आपका, तो अगर आप उसको नहीं भी ठीक कराते, बोन तो तब भी जुड़ती है ना। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में बोन तो तब भी जुड़ेगी। अब वो माल यूनियन हो, इधर उधर जुड़ जाए, वो एक अलग केस है। लेकिन कहने का मतलब है कि बॉडी खुद से पूरी तैयारी रखती है कि उसने जो ये सारे रिस्पॉन्सेज है इनको कैरी आउट करना है, ठीक है। सो नाउ वी विल सी कि एक थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे कि क्या मतलब है। तो फिजिकल और केमिकल बैरियर में क्या होता है कि जो आपकी इंटैक्ट और हेल्दी स्किन है ना, कोई भी कट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो एक बैरियर का काम करती है, फिजिकल बैरियर का काम करती है। लाइकवाइज म्यूकस मेम्ब्रेन में भी कोई छाला नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो कभी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, आपके ओरल कैविटी में कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, पर वो अंदर एंटर तो नहीं कर जाते, ऐसा तो नहीं वो डिजीज़ कॉज करते हैं। वो क्यों नहीं करते, क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन जो है एक बैरियर बना के रखता है। प्लस वहाँ पे केमिकल की अगर हम बात करें तो सलाइवा आ गया। और उसके अलावा आपके जैसे नोज़ में हेयर है, तो वो क्या करेंगे, जो भी एयर आप अंदर एंटर करते हो, मतलब रिस्पायर करते हो, इंस्पायर करते हो, तो उसमें अब बाहर से आप ले रहे हो तो उसमें कितने ही ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे, डस्ट होगा, तो वो क्या करेगा, वो उसको नोज़ में ही रोक लेगा, अंदर जाने ही नहीं देगा, ताकि जितना हो सके उतना उसे रोक लेगा ताकि इरिटेशन ना हो। देन यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ यूरिन। सो व्हाट हैपन, यू ऑल नो कि एक बार अगर ब्लैडर से, मतलब किडनी से यूरेटर, यूरेटर से ब्लैडर, ब्लैडर से यूरेथ्रा, ये पाथवे है यूरिन के जाने का, मिक्चुरेशन का।
तो अगर एक बार चला गया तो ऐसा नहीं है ना ब्लैडर से वापस ऊपर चढ़ जाएगा और किडनी में चला जाएगा, नो, देयर इज ऑलवेज अ यूनिडायरेक्शनल फ्लो। क्यों? क्योंकि यूरिन में भी क्या है, अमोनिया है, विच इज़ अ टॉक्सिक सब्सटेंस, बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो क्या होगा, बॉडी के लिए हार्मफुल है तो अगर वापस चला जाएगा तो फिर डिजीज़ ही कॉज करेगा ना, लेकिन हमारा क्या मतलब उसको निकालने का। तो ये भी एक तरह का, ये नेचुरली आपकी बॉडी में प्रेजेंट है कि सिस्टम ही इसी तरीके से काम करते हैं। देन सिक्रीशंस, अगर केमिकल की बात करें तो दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि स्वेट है, सीबम है, सलाइवा है, तो जितने भी सिक्रीशंस हैं वो भी एक लेयर बना के रखती हैं और क्या करती हैं, एंटी वायरल और एंटी बैक्टीरियल उनमें प्रॉपर्टीज़ हैं। नाउ द सेकेंड वन वॉज वाइट ब्लड सेल्स। तो वाइट ब्लड सेल्स तो हमेशा ही पार्टिसिपेट करती है, चाहे तो वो इनेट हो और चाहे वो एक्वायर्ड हो। एक्वायर्ड में स्पेसिफिकली लिम्फोसाइट्स काम करेंगे और इनेट में भी सारे WBCs जितने भी आपके ग्रैनुलोसाइट्स, ए ग्रैनुलोसाइट्स, दैट ऑल यू कैन सी इन ब्लड, जो भी टाइप्स है इनके वो सब है वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे आपको इम्यूनिटी देने में। नाउ लिम्फोसाइट कंसिस्टिंग ऑफ बी सेल्स एंड टी सेल्स, आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि जो लिम्फोसाइट्स हैं उस पर भी बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, उनका बहुत ही मेजर रोल है, उनका काम ही प्राइमरली सिर्फ इम्यूनिटी प्रोवाइड कराना है। तो सारे WBCs में से बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपका सेल मीडिएटेड और ह्यूमोरल रिस्पॉन्सेज में। ना व्हाट इज़ ह्यूमोरल, व्हाट इज़ सेल मीडिएटेड, ये हम एक्वायर्ड वाले में देखेंगे बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द थर्ड वन इज़ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ये कैसे करेंगे, कुछ केमिकल मीडिएटर्स निकालते हैं हमारी बॉडी में ना, कुछ केमिकल मीडिएटर्स हैं जैसे हिस्टामिन हो गया, तो ये सब जब निकलते हैं ना तो इन्फ्लेमेशन क्या होता है, अच्छा होता है, इन्फ्लेमेशन पॉसिबल है इसकी वजह से। तो इन्फ्लेमेशन में क्या होगा, केमिकल मीडिएटर्स क्या कराएंगे, मैंने आपको बोला, जैसे आप इससे याद रखो कि चोट लगी है तो जो जो चीज़ें होती हैं मतलब वो इन्फ्लेमेशन हो रहा है। ना व्हाट हैपन्स कि मिनिमाइजेज ब्लड लॉस, तो वहाँ कॉन्ट्रैक्शन करा देंगे कि ब्लड लॉस ना हो, ठीक है, ज़्यादा खून आपका ना बहे। सेकेंड वन इज़ कि वॉलिंग ऑफ द इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म, अब चोट लग गई है मान लीजिए, तो आपका कोई सड़क पे गिरे हो तो वहाँ भी तो डस्ट है ना, तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो अंदर गया ही होगा, तो ये फटाफट से भाग कर आ जाएंगे WBC कि उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बाहर निकालो। चोट तो फिर भी भर जाएगी, लेकिन अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर रह गया तो वो इन्फेक्शन कॉज करेगा। सो वॉलिंग ऑफ द इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट इज एक्टिवेटिंग फैगोसाइट, तो खुद से नहीं हो सका तो क्या करेंगे, फैगोसाइट्स को बोलेंगे। फैगोसाइट्स को क्यों बोलेंगे, ताकि वो सेल ईटिंग कर सकें, उस पैथोजन को खा सकें, उसको ख़त्म कर सकें। देन नेक्स्ट इज प्रमोटिंग द फॉर्मेशन, उसके बाद चोट लगी फिर धीरे धीरे क्या होता है आपके ऊपर, वहाँ स्कार टिश्यू रेडिश सा वो वहाँ क्लॉट बनना शुरू हो जाता है ना, फिब्रिन थ्रेड बनना शुरू हो जाता है, तो वहाँ क्लॉट बन जाता है, तो वहाँ पे स्कार बनने लग जाता है, उसको कवर अप करता है। एपिथेलियम तो डिसरप्टेड हो गया था ना, यहाँ चोट लगी है तो फिर धीरे धीरे वो डार्क कलर का पोर्शन बनना शुरू हो जाता है, जिससे क्या है वो लेयर बन जाए। और एट लास्ट क्या होता है, जब आपका पूरा वो हील हो जाता है उसके बाद जो इंजर्ड टिश्यू था तो स्किन दोबारा बननी शुरू हो जाती है धीरे धीरे। तो ये प्रोसेस टाइम लेता है, बट दिस इज़ हाउ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स टेक्स प्लेस। तो इन्फ्लेमेशन अपने आप में एक ह्यूज चैप्टर है, एक ह्यूज टॉपिक है, सो उस पर हम नहीं जाएंगे। सो दीज वर द 3 मैकेनिज्म, जैसे कि आपका जो इनेट वाला, जो नेचुरल, जो सिंस बर्थ है वो काम करता है। अब इनमें से कोई भी 3 चीज़ें होंगी तो वो नेचुरल वाला जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। सो नंबर 1 इज़ इम्यूनो डेफिशिएंसी, कोई ऐसी डिजीज़, कोई ऐसा वायरस आ गया आप में जिसने क्या किया, आपकी इम्यूनिटी को कम कर दिया। एक बार अगर इम्यूनिटी कम हो गई तो वो वायरस इतना अफेक्ट करे ना करे, लेकिन उसके बाद आपको दूसरी बीमारियां जल्दी लगेंगी। क्यों? क्योंकि आपके पास इम्यूनिटी नहीं है उनसे लड़ने के लिए। सो दिस इज़ हाउ इम्यूनो डेफिशिएंसी जो है वो प्रॉब्लम कॉज करता है। देन परसिस्टेंट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, सो व्हाट हैपन कि अब बॉडी की भी तो एक क्षमता है ना, वो भी तो थक जाएगी। अब बार बार डिजीज़ होएगी या बार बार चोट लगेगी तो वो भी कितना इन्फ्लेमेशन करेगी। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जब ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्ड एक हद से ज़्यादा हो जाएगा तो वो केमिकल मीडिएटर्स का लेवल भी हमारी बॉडी में एक लेवल से ज़्यादा हो जाएगा, तो अल्टीमेटली वो खुद को ही डैमेज करना शुरू कर देंगी फ्री रेडिकल्स निकाल के। देन नेक्स्ट इज ऑटो इम्यून बॉडी। सो यू ऑल नो ऑटो इम्यूनिटी, अपनी ही इम्यूनिटी को ख़राब करने वाली। तो क्या हो गया, इनको मिस्टेक हो गया, कुछ ऐसी गलती लग गई इन सेल्स को कि इन्होंने अपने ही बॉडी के सेल्स को क्या किया, डैमेज करना शुरू कर दिया। सो दिस इज़ हाउ डिसफंक्शनिंग ऑफ नेचुरल इम्यूनिटी टेक्स प्लेस। नाउ टॉकिंग अबाउट एक्वायर्ड, जो आपका दूसरा टाइप था दैट इज़ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, उसके बारे में बात करें तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी आपको 2 तरीके से मिलेगी, मतलब कि नेचुरल या आर्टिफिशियल। तो नेचुरल का मतलब कोई खुद को आपने या तो डिजीज़ हो गई, ठीक है, आपने उससे एंटीबॉडीज़ बना ली, या इम्यूनाइजेशन में आपको डायरेक्ट एंटीबॉडीज़ मिल गई, ठीक है, आपने कुछ इस तरीके से किया।
सो व्हाट हैपन्स कि जब भी आपको एक्सपोजर होता है, अब आपको मान लो कोई आपने दवाई ली है, ठीक है, या कोई भी एंटीबॉडीज़ डेवलप हो रही हैं बॉडी में, तो ऐसा तो नहीं है ना आज ही जुकाम हुआ या आज ही बुखार हुआ तो आज ही ठीक हो जाती है, नो। तो हमारी बॉडी को वीक्स से लेकर मंथ्स तक लग जाते हैं एक्सपोजर होने के बाद उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक, इसको देखो इसको स्पेसिफिसिटी से काम करना है, उसको एक के अगेंस्ट में ही बनाना है। जब एक चीज़ के अगेंस्ट बनाना है तो उसको थरोली स्टडी करना पड़ेगा ना, अच्छे से पढ़ेगा तभी तो उसके लिए मेमोरी बना पाएगा। तो वो कैसे होता है, इसको हफ्तों से महीने लग जाते हैं उस पर्टिकुलरली एक पैथोजन को समझने में, उसको ख़त्म करने में, उसके लिए मेमोरी बनाने में, ठीक है। तो ये जनरल इफेक्ट नहीं दे सकता, इसको पर्टिकुलरली उसी के बारे में इफेक्ट देना है। नाउ एक्टिव एंड पैसिव, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मतलब मैंने चार्ट में बताया था। एक्टिव का मतलब है इंडिविजुअल की बॉडी ने खुद रिस्पॉन्ड किया टू एंटीजन और फिर एंटीबॉडी बनाई। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जब आप एक इन्फेक्शन को, है ना, या किसी भी एंटीजन को इम्यूनाइजेशन के टाइम पे भी खुद आप रिस्पॉन्ड करते हो, उसकी एंटीबॉडी जो है रिस्पॉन्स में बनाते हो, तो इट इज़ कॉल्ड एज एक्टिव इम्यूनिटी। बाद में ये क्या बन जाते हैं, ये मेमोरी सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो पर्टिकुलर जो सेल्स हैं, वाई, ताकि लॉन्ग लास्टिंग रेजिस्टेंस रहे। अब वो मेमोरी सेल्स हमेशा घूमते रहेंगे आपकी ब्लड में, चाहे आपको बीमारी है चाहे आपको नहीं है, लेकिन लेटर 10 साल बाद 20 साल बाद दोबारा से वो चीज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल चिकन पॉक्स हम बोलते हैं ना, एक बार होता है तो दोबारा नहीं होता, तो एक बार हो गया, इफेक्ट हो गया, मेमोराइज कर लिया बॉडी सेल्स ने, तो दोबारा अगर चांसेस भी होते हैं होने के, सब ऐसा नहीं है कि किसी को भी नहीं होता, तो दोबारा अगर चांसेस होते हैं तो उनको वो वाले सेल्स फिर एक्टिवेट हो जाएंगे, अरे ये तो 10 साल पहले आया था, अब इसको दोबारा नहीं कॉज करना है। सो दिस इज़ हाउ एक्टिव इम्यूनिटी वर्क्स। और पैसिव इम्यूनिटी में क्या है, बाहर से ही एंटीबॉडीज़ जो हैं, किसी और की एंटीबॉडीज़ हैं वो दे देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। सो दिस इज़ वेरी इजी, एक्टिव और पैसिव का डिफरेंस। नाउ उनके भी जैसे 3 मैकेनिज्म था ना काम करने का, तो ये कैसे करेंगे, तो जैसे ही बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया तो ये 3 चीज़ें जो हैं वो एक्टिव हो जाएंगी। नंबर 1 इज़ फैगोसाइटिक इम्यून रिस्पॉन्स, फैगोसाइटोसिस शुरू हो जाएगा उसको ख़त्म करने के लिए। नंबर 2 इज़ ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स और नंबर 3 इज़ सेलुलर। वेरी इंपॉर्टेंट, ह्यूमोरल और सेलुलर दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए, दोनों में कौन सा सेल पार्टिसिपेट कर रहा है ये पता होना चाहिए। तो जो आपका ह्यूमोरल रिस्पॉन्स है ना, उसको आप एंटीबॉडी इम्यून रिस्पॉन्स भी बोल सकते हो। तो यू कैन रिमेंबर, अभी हम देखते हैं जो याद रखने वाली चीज़ है उसके बारे में बात करेंगे। सो फैगोसाइटोसिस का मतलब पता है, सेल ईटिंग, ठीक है, आया फैगोसाइट्स ने उसको खाया, मैक्रोफेजेस ने उसको ख़त्म कर दिया और बात ख़त्म हो गई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो टूट गया। ना व्हाट इज़ ह्यूमोरल रिस्पॉन्स, सबसे पहले ह्यूमोरल और सेलुलर, आप देख सकते हो कितनी बार क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो जो ह्यूमोरल और सेलुलर है उसमें डिफरेंस पता होना चाहिए। ह्यूमोरल में आपके बी लिम्फोसाइट्स पार्टिसिपेट करेंगे, सेलुलर में आपके टी लिम्फोसाइट्स पार्टिसिपेट करेंगे, राइट। तो जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे प्लाज्मा सेल्स में, और प्लाज्मा सेल्स का क्या काम था, एंटीबॉडीज़ बनाना। हमने पढ़ा है ना, कल ही हमने इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में पढ़ा था, तब हमने पढ़ा था कि एंटीबॉडीज़ आर फॉर्म बाय प्लाज्मा सेल्स। तो प्लाज्मा सेल्स जो हैं वो बी लिम्फोसाइट से बनते हैं, यू हैव टू रिमेंबर दिस बी। तो बी लिम्फोसाइट्स किसका है, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स का। ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज़ बनानी है। एंड व्हाट हैपन्स इन सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स, तो जो दूसरे तरीके के लिम्फोसाइट्स है, दैट इज टी लिम्फोसाइट्स, वो पार्टिसिपेट करते हैं आपके सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स में। नाउ टी लिम्फोसाइट्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो कोई प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी इतना डायरेक्ट, इतना धीरे धीरे काम नहीं करते, टी लिम्फोसाइट्स फटाक से काम करते हैं। तो कैसे, या तो वो साइटोटॉक्सिक सेल्स बन जाएंगे या हेल्पर सेल बन जाएंगे। तो हेल्पर का मतलब कि काम करने में हेल्प करेंगे, तो हेल्पर सेल बन के या तो वो एंटीबॉडीज़ और इधर से मैक्रोफेजेस को हेल्प करेंगे कि तुम फटाफट इसको ख़त्म करो। अगर वो किलर सेल में कन्वर्ट हो गई तो वो क्या करेंगे, वो खुद ही मारना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो डायरेक्टली किलर सेल में कन्वर्ट या इनडायरेक्टली हेल्पर सेल के थ्रू वो फंक्शन करेंगे। तो फिर जब टी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं ना, तो फिर तो काम फटाफट होता है। सो टी लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स और बी लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल टू ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है कि टी लिम्फोसाइट किस में कन्वर्ट हो गए, या टी लिम्फोसाइट किस तरीके की इम्यूनिटी दे रहे हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमोरल एंड सेलुलर। नाउ टी सेल्स आर द चीफ रेगुलेटर्स ऑफ इम्यून मैकेनिज्म। तो मैंने आपको
बोला ये कि टी लिम्फोसाइट्स जब काम में आ गए ना, एक्शन में आ गए, तो बस उनके जैसे तो कोई काम कर ही नहीं सकता। तो इसीलिए जो टी सेल्स हैं उनको चीफ रेगुलेटर्स बोला जाता है हमारे इम्यून मैकेनिज़्म का। एक्वायर्ड वाला जो इम्यून मैकेनिज़्म है, अगर इन तीनों में से बात करें, मैक्रोफेजेस, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स की, तो टी लिम्फोसाइट्स जो है रेगुलेट कर सकते हैं हम 1 मिनट में, मतलब आ गए ना, अगर एक्टिवेट हो गए तो 1 मिनट में ही अपना काम काफ़ी जल्दी करते हैं, तो इसीलिए इनको चीफ रेगुलेटर्स बोला गया। दिस क्वेश्चन हैज़ ऑल्सो बीन आस्क्ड कि क्या है इनके चीफ रेगुलेटर, तो यू विल मार्क टी लिम्फोसाइट्स। नाउ देयर आर सम टर्म्स, टॉक्सॉइड, एंटीसेरा, ठीक है, आपका जो किल्ड वैक्सीन है, आपका जो एटीन्यूएटेड वैक्सीन है, ये 4 टर्म्स हैं। यू विल डेफिनेटली फाइंड देम, कभी भी जब आप इसका प्रैक्टिस करोगे ना, बुक में से आप क्वेश्चंस निकालोगे तो ये 4 टर्म्स आपको मिलेंगी। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दीज 4 टर्म्स? अगर आपको इन चारों टर्म्स का मतलब पता है तो यू कैन ईजिली रिलेट, ठीक है। ये एज सच इम्यूनिटी से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको इन चारों टर्म्स का मतलब पता होगा तो इट वुड बी ईजियर कि क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकें। सो नंबर 1 इज़ टॉक्सॉइड। तो टॉक्सिन एक चीज़ होती है, तो टॉक्सिन चीज़ है जो हमें डैमेज कॉज कर सकती है, और वो टॉक्सिन बना कौन रहा है? वो टॉक्सिन कोई भी बैक्टीरिया, वायरस जो भी है वो टॉक्सिन बना रहे हैं। उस टॉक्सिन को हम लेकर उसमें कुछ ऐसी छेड़खानी कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं टॉक्सॉइड। वो जो छेड़खानी की आपने उस टॉक्सिन को जब ट्रीट किया, तो आपने जो टॉक्सॉइड बनाया टॉक्सिन से, अब वो टॉक्सॉइड हमारे लिए हार्मफुल नहीं रहा, ठीक है। तो ये सारी कहानी है। सो टॉक्सॉइड इज़ अ इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन। तो जो छेड़खानी की है उससे आपने क्या किया, उसकी जो डैमेज करने वाली प्रॉपर्टी उसको ख़त्म कर दिया और उसको इनएक्टिवेट कर दिया। अब इनएक्टिवेट आप कैसे कर सकते हो? उसको हीट करके या उसको केमिकली उसमें कुछ मिला के, वो एक अलग चीज़ है कि कौन सा टॉक्सिन है उसको आप किस तरीके से ट्रीट कर रहे हो, ठीक है। अब क्या हुआ, उसमें आपने उसकी जो विरुलेंसी थी वो तो ख़त्म कर दी, उसकी डिजीज़ कॉजिंग प्रॉपर्टी तो आपने ख़त्म कर दी, लेकिन आपने उसकी बाकी चीज़ मेंटेन करके रखी, ठीक है। अगर आप उसका बाकी की चीज़ मेंटेन करके रखोगे तो हमारी बॉडी तो उसको फॉरेन सब्सटेंस ही मानेगी ना, और फिर उसके खिलाफ क्या कर लेगी, जैसे बिल्कुल इम्यूनाइजेशन में किया था। इम्यूनाइजेशन में आप उस एंटीजन को डाल रहे थे, उस पर्टिकुलरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डाल रहे थे, उसकी पैथोजेनिसिटी को ख़त्म करके। टॉक्सॉइड में आप पैथोजन को नहीं डाल रहे हो, उसके टॉक्सिन को डाल रहे हो, ठीक है, उसकी पैथोजेनिसिटी ख़त्म कर सेम ही है, बस जो चीज़ आप इंजेक्ट कर रहे हो ना उसका डिफरेंस है। सो ये आपको किस तरीके की वो देगी कि आपको आर्टिफिशियल तो होएगी ना, बाहर से डाल रहे हो, है ना, तो आर्टिफिशियल पैसिव टाइप का ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। जो इम्यूनाइजेशन है वो एक्टिव का एग्जाम्पल है, क्योंकि उसमें आपने एंटीजन डाला था। अब इसमें आप क्या डाल रहे हो, सीधा ही उसके टॉक्सॉइड डाल रहे हो, एंटीजन नहीं डाल रहे हो, तो बॉडी तो कोई रिस्पॉन्स में नहीं बना रही। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल पैसिव टाइप ऑफ इम्यूनिटी। सो टॉक्सिन्स आर सिक्रेटेड बाय बैक्टीरिया वेयर एज टॉक्सॉइड्स आर ऑल्टर्ड। तो कभी भी टॉक्सॉइड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से नहीं आएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म टॉक्सिन बनाएगा, टॉक्सिन को ऑल्टर करके हम उसको टॉक्सॉइड बनाएंगे। तो इसीलिए जब वैक्सीनेशन के टाइम जब क्या किया जाता है, इन टॉक्सॉइड को डाल दिया जाता है डायरेक्टली, क्योंकि इन टॉक्सॉइड में खुद में ही इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी बन जाती है, खुद ये याद रख लेते हैं कि अब अगर ये टॉक्सिन आएगा तो मुझे काम करना है। तो आप बाहर से ही दे रहे हो ना, मेमोरी बाहर से दे रहे हो, तो दैट इज़ वाई इट इज़ अ आर्टिफिशियल पैसिव टाइप ऑफ इम्यूनिटी। सो यू हैव टू रिमेंबर द एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स आर डिप्थीरिया, टेटनस और बॉटुलिज्म। बॉटुलिज्म क्वेश्चन में आए ना आए, डिप्थीरिया, टेटनस के क्वेश्चंस आर वेरी कॉमन इन टर्म्स ऑफ इम्यूनिटी। सो व्हाट हैपन, इन टॉक्सॉइड्स को हम ज़्यादातर किस लिए देते हैं, प्रोफाइलैक्टिक यूज़ के लिए, प्रिवेंशन के लिए। चोट लग गई, टेटनस का इंजेक्शन दिया, तो वहाँ मोस्ट प्रोबेबली हम टॉक्सॉइड देते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि आगे हो ही ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, पहले ही उसको प्रिवेंशन के लिए, प्रोफाइलैक्टिक का मतलब होता है प्रिवेंशन के लिए, तो प्रिवेंशन के लिए दे दो, और क्योर के लिए तो देना ही है, पता है तो देना ही है। लेकिन अगर लग रहा है कि चांस है, किसी के कील लग गई, किसी को पत्थर लग गया, ठीक है, तो भी हम टेटनस का इंजेक्शन लगवाई देते, तो यही है वो। तो इसमें यू हैव टू रिमेंबर, टेटनस ही ज़्यादातर क्वेश्चन में पूछा जाता है, बट यू हैव टू रिमेंबर डिप्थीरिया ऑल्सो। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन या तो ये किस तरीके की इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है, आर्टिफिशियल पैसिव इसमें से आएगा या टेटनस में से आएगा, और क्लिनिकली इस तरीके से भी आ सकता है कि पेशेंट है वो गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, उसको कील लग गया है, ठीक है, काम करते करते, तो फिर आप उसको आपने उसका टेटनस का वो लगवा दिया, टेटनस शॉट्स लगे हैं, तो वो किस तरीके का इम्यूनिटी प्रोवाइड करा रहा है, इस तरीके से, या फिर वो टॉक्सॉइड टाइप है, इस तरीके का।
Now next word is anti-serum. You will often come across the term anti-serum. Now what is anti-serum? तो सीरम आपको पता है, यानी कि जो ब्लड का एक पार्ट लिया गया है, प्लाज्मा में से फिब्रिनोजन हटा दिया तो उसको बोल दिया सीरम। तो एंटी-सीरम ह्यूमन का भी हो सकता है और नॉन ह्यूमन यानी कि एनिमल का भी हो सकता है। तो यू ऑल नो कि जो आपके इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, आपने लास्ट वीडियो में देखा है कि आपकी जितनी भी एंटीबॉडीज़ हैं वो सीरम के अंदर प्रेजेंट होती है। तो इस सीरम में भी, इस एंटी सीरम में क्या होगा, एंटीबॉडीज़ ही प्रेजेंट होगी। तो अगर आप बाहर से फिर से एंटीबॉडीज़ दे रहे हो तो इट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, क्योंकि आप टॉक्सॉइड की तरह एंटीबॉडीज़ जो है वो बाहर से दे रहे हो। टॉक्सॉइड वाली एंटीबॉडीज़ कैसे बनी थी, टॉक्सिन से। ये वाली एंटीबॉडीज़ कैसे बनी है, सीरम में एंटीबॉडीज़ हैं वही दे दी। सो एंटीसीरा जो है वो बहुत वाइडली हम वायरल जो लैब्स में यूज़ होता है। सो मोस्ट कॉमन यूज़ ऑफ एंटी सीरम इन ह्यूमन इज़ एज एंटी टॉक्सिन। तो ह्यूमन में आप एंटी सीरम तब ज़्यादा यूज़ करते हो जैसे कि जब कोई ये होता है ना एनवेनोमेशन। एनवेनोमेशन का मतलब है कि सांप ने काट लिया, उसका पॉइजन आ गया है, तो उसको काटने के लिए आप क्या देते हो, एंटी सीरम। तो इसमें ज़्यादातर यूज़ होता है जब जो सांप काटने वाले केस है ना, उसमें जो आप एंटी टॉक्सिन देते हो वो एंटी सीरम होता है, ठीक है। तो इस केस में जो स्नेक पॉइजनिंग वाले केस है उसमें आप एंटी सीरा का ज़्यादा यूज़ करते हो, वेयर एज जो टेटनस और डिप्थीरिया वाला केस है उसमें आप टॉक्सॉइड्स यूज़ करते हो। नाउ नेक्स्ट इज 2 टाइप्स ऑफ वैक्सीन। नंबर 1 इज़ किल्ड वैक्सीन एंड नंबर 2 इज़ एटीन्यूटेड वैक्सीन, जो हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो किल्ड वैक्सीन में किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, एटीन्यूटेड लाइव वैक्सीन में जिंदा होगा लेकिन डिजीज़ नहीं करेगा, बस यही फ़र्क है। तो किल्ड वैक्सीन को हम इनएक्टिवेटेड वैक्सीन भी कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, ऐसे पार्टिकल्स बैक्टीरिया के या दूसरे पैथोजेंस के होंगे जिसको हमने खुद से अपने कंट्रोल्ड कंडीशन में ग्रो किया है। आपने एक बैक्टीरिया लिया, ठीक है, अब इसमें आपने इम्यूनाइजेशन करनी है, आपको किसी बच्चे को वैक्सीन देनी है। तो क्या हुआ, आपने वो बैक्टीरिया लिया, उस बैक्टीरिया को आपने अपने हिसाब से क्या किया, उसका ट्रीटमेंट किया, उसको अपने हिसाब से लैब में ग्रो किया, उसको कल्चर किया, यानी कि उसकी कॉलोनीज़ बनवाई, फिर मॉडिफिकेशन करके तो जो चीज़ ग्रो हुई ना, फिर आपने उसको इंट्रोड्यूस कराया। तो उससे क्या होगा, जो आपने चीज़ ग्रो कराई है अपने हिसाब से, तो ऑब्वियसली उसमें विरुलेंसी कमी होगी, क्योंकि आपने अपने हिसाब से उसको ग्रो करवाया, तो आप उसमें डिजीज़ कॉजिंग वाली तो कैपेसिटी ख़त्म करोगे ही ना। सो पैथोजेंस फॉर इनएक्टिवेटेड वैक्सीन आर ग्रोन अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस, ठीक है, एंड आर किल्ड। तो किल्ड का मतलब ये नहीं है उनको मार के अंदर डाल दिया, मार के अंदर डालने का कोई मतलब नहीं है, मरा हुआ एंटीजन क्यों डालेंगे हम अंदर। किल्ड का मतलब ये होता है कि आपने उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई किया, आपने उसको ग्रो किया है, एक लेकर आपने उसकी अपने मनपसंद की बदलाव करके आपने उसको कल्चर में ग्रो किया है। तो अब इससे क्या होता है, जो वायरस इनएक्टिवेट हो गया ना बिल्कुल ही, क्योंकि आप तो उसको बिल्कुल ज़ीरो उस पर लेके चलो कि भाई इसने कुछ करना ही नहीं है, बस मुझे तो इसका एक शरीर ढांचा चाहिए जो बॉडी पहचान ले, तो उसमें क्या होता है ना, वो बहुत कम इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है। तो इसी वजह से बूस्टर डोज जो लगते हैं ना कुछ कुछ महीनों बाद, तो इसी वजह से इसमें आपको बूस्टर डोज की ज़रूरत पड़ती है ताकि उस लेवल तक आ जाए। ना व्हाट आर द एग्जाम्पल्स, अगर हम वायरल की बात करें तो पोलियो वैक्सीन इंजेक्टेड फॉर्म में, ओरल फॉर्म में नहीं, ओरल वाला आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद हेपेटाइटिस का वैक्सीन, रेबीज़ का वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ किल्ड वैक्सीन। बैक्टीरियल में टाइफॉइड, कॉलेरा, प्लेग, पर्टूसिस, यू हैव टू रिमेंबर इस पर्टूसिस, पर्टूसिस याद रखना है, टाइफॉइड याद रखना है, इंजेक्टेड पोलियो वैक्सीन याद रखना है, हेपेटाइटिस याद रखना है और रेबीज़ याद रखना है। तो ये जो पार्ट है ये आपका एग्जाम्पल है किल्ड वैक्सीन का। Now moving to the last part of today's topic is attenuated vaccine. तो attenuated vaccine it is just like वही है, इसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही डाल रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है ना, इसमें आप उसको क्या करते हो, इन्फेक्शियस एजेंट को ग्रो नहीं करते हो, जो है मतलब आप उसको बिल्कुल बेसिक पे नहीं लेके जाते हो, बिल्कुल लाइव रहता है, बस उसकी एक प्रॉपर्टी ख़त्म करते हो, बाकी प्रॉपर्टीज़ नहीं ख़त्म करते। इससे पहले वाला जो था ना उसमें आप उसकी ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज़ ख़त्म कर देते हो, उसको अपने आप से अपने कंट्रोल्ड कंडीशन में ग्रो करते हो, लेकिन इसमें नहीं है। एन एटीन्यूटेड वैक्सीन इज अ वैक्सीन क्रिएटेड बाय रिड्यूसिंग द विरुलेंस ऑफ अ पैथोजन, ठीक है, आप उसकी विरुलेंसी ख़त्म नहीं करते, कम करते हैं, वेयर एज जो आप पहले वाला था उसमें आप बिल्कुल उसको ज़ीरो कर देते हो। तो इसीलिए पहले वाले के कंपैरेटिव में ये लाइव है, क्योंकि फिर भी उसमें है बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ अभी बची हैं। सो व्हाट हैपन्स कि एटीन्यूएशन टेक्स एन इन्फेक्शियस एजेंट एंड ऑल्टर्स इट सो दैट इट बिकम्स हार्मलेस, या तो हार्मलेस हो जाए या जो वो नॉर्मली डिजीज़ कर सकता है उससे कम करेगा।
तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको बूस्टर डोज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये ज़्यादा इफेक्टिवली काम करता है। तो एग्जाम्पल्स आर मीजल्स, मम्स, रुबेला, चिकन पॉक्स, ओरल पोलियो वैक्सीन, रिमेंबर चिकन पॉक्स एंड ओरल पोलियो वैक्सीन। मीजल मम्स याद रखो तो और भी अच्छी बात है। और बैक्टीरियल की अगर हम बात करें तो जो आपकी ओरल टाइफाइड वैक्सीन है, इट इज़ अ टाइप ऑफ एटीन्यूएटेड वैक्सीन। तो दोनों में ही जिंदा है, ठीक है। उसमें किल्ड क्यों बोला, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज़ हमने रिमूव कर दी, अपने हिसाब से ग्रो कराया। इसमें क्या किया, उसको कम करने की कोशिश की, ख़त्म नहीं की। सो दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन, इसको लाइव भी बोलते हैं, लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन, उसको किल्ड या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन बोलते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इम्यूनिटी। इम्यूनिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ, अगर हम MCQs की बात करें तो दोनों टाइप्स जो आपको फ्लो चार्ट पढ़ाया था ना, उसी में इस पूरे का सार है। अगर आपने वो याद कर लिया तो आप कोई भी क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। और जो लास्ट की 4 टर्म्स की हमने बात की कि वैक्सीन क्या है, एंटीसेरा क्या है, टॉक्सॉइड्स क्या है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, और आगे आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।